नमस्कार आप सभी का। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका विनायक क्लासेस दीदवाना के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सामान्य विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, लेते हैं आज हम अपना नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है आज का पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, सबसे पहली बात दिमाग में एक आती है, कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम भी बात करेंगे यहाँ पर पोषण यानी हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पदार्थ जो है वो हमारे शरीर के लाभदायक हैं कि नहीं खाने चाहिए, उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। एसएससी है, यूपीएससी है, स्टेट गवर्नमेंट है, सभी के अंदर प्रश्न पुटअप होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है ना, एकदम ध्यान से सरलता के साथ में समझते हुए चलिएगा, ज्यादा विस्तृत अध्ययन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एग्जाम फोकस पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। पोषण, पोषण की यदि परिभाषा की बात करें तो शरीर की कोशिकाओं के अंदर, कोशिका आपने भली भांति पढ़ी है, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियोस देखें, कोशिका के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो हमारी कोशिकाओं में क्या है कि निरंतर उपापचय की क्रिया चलती रहती है। ये क्यों होती रहती है? क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक उपापचय क्रिया कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रण होती रहती है। और इस उपापचय क्रिया के अंदर जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, उपापचय क्रिया के लिए प्रयुक्त पदार्थ, जिन्हें क्या करता है जीव बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है, वो पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? ये ग्रहण करने की क्रिया जो है वो पदार्थ तो कहलाते हैं पोषक पदार्थ, और ये ग्रहण करने की जो क्रिया है ये कहलाती है पोषण। और पोषक पदार्थ कौन से हो गए? जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? वृद्धि होती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, ये जो कार्य होते हैं उन पोषक पदार्थों से। देखिए सामने परिभाषा एकदम सरल शब्दों के अंदर, कुछ ही नहीं है, शब्द को देखिए। पोषण, हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर उपापचय क्रियाएं होती रहती है। उन उपापचय क्रियाओं में जो प्रयुक्त पदार्थ है वो पदार्थ कहां से आएंगे? जीव क्या करेगा? बाहरी वातावरण से, अपने सराउंडिंग से ग्रहण करेगा। उन ग्रहण करने वाले पदार्थों को तो हम क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। और ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं, दो प्रकार के पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए? पोषक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं हो, तो कौन से हो गए? जल है, ठीक है, खनिज तत्व हो गए, खनिज लवण हो गए। और कार्बनिक में कौन से आ जाएंगे? प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब किस में आ जाएंगे? कार्बनिक पोषक पदार्थ में आ जाएंगे। यदि मात्रा की बात करें कि हमारे शरीर में हमें कौन से ज्यादा चाहिए और कौन से कम चाहिए, तो मात्रा के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। आवश्यकता के आधार पर कह दो, आवश्यकता या मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? गुरु पोषक तत्व। ठीक है, गुरु पोषक कौन से हो गए? गुरु का मतलब बड़ा, ठीक है, यानी जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता हो, तो गुरु पोषक तत्व कौन से हो गए हमारे? जल है, ठीक है ना, खनिज लवण है, ये सब हो गए गुरु पोषक तत्व। और लघु पोषक तत्व कौन से हो गए? जिनके कम मात्रा में आवश्यकता हो, तो विटामिन। ठीक है ना, ये हमारे शरीर में कम मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इस आधार पर हो गए ये दो प्रकार, आवश्यकता या मात्रा के आधार पर। कौन कौन से हो गए? गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। ये है पोषण के बारे में एक साधारण सा इंट्रोडक्शन आपके। ठीक है, आगे हम अपना जो टॉपिक लेते हैं, ये साथ साथ में आप नोट कर रहे होंगे, और नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको समय मिल रहा है, या साथ साथ चलते जाइए। अगला हम अपना टॉपिक लेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, हम पोषक पदार्थों की यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन से पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है ना, वैसे आपको बता दूं गुरु पोषक से और लघु पोषक से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, और कार्बनिक और अकार्बनिक से ही प्रश्न बना हुआ है, तो इसको आराम से नोट कर लीजिए आप। लघु पोषक तत्व है, गुरु पोषक तत्व है, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए।
आगे हम लेते हैं अपना पहली हेडिंग, पहला पोषक तत्व जो है वो लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग लगाएंगे, आप भी साथ साथ में लिख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। सबसे पहले जो इसका प्रश्न जो पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है वो ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने तत्व है, जिसमें अनुपात इनका क्या रहता है, 1:2:1 रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। और हमारे शरीर को जितनी भी होती है ऊर्जा की आवश्यकता, तो कुल आवश्यक ऊर्जा का लगभग 75%, ठीक है, जो पूर्ति है वो किसके द्वारा होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा लगभग जो हमारे शरीर को जितनी भी ऊर्जा चाहिए उसकी कुल ऊर्जा का 75% भाग जो है लगभग वो किसके द्वारा पूर्ति होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूर्ति होती है, ठीक है। और रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर पहला है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड कौन से हो गए, सरल होते हैं, ठीक है, मीठी शर्करा, ठीक है, जल में घुलनशील होती है, आसानी से घुल जाती है, ठीक है ना। ये हो गई कौन सी, मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, जो सरल होती है, मीठी शर्करा होती है और जल में आसानी से घुलनशील होती है। इसे शर्करा नाम मिठास के कारण ही दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, ठीक है ना, शर्करा। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं ग्लूकोज का, ठीक है ना। ग्लूकोज, इसे क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज को रक्त शर्करा, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं ग्लूकोज को, ठीक है ना। और सबसे जल्दी पचने वाली शर्करा भी है ग्लूकोज, ठीक है। और सर्वाधिक इसी का एक प्रकार होती है डी ग्लूकोज, जो सबसे अधिक पाई जाती है, डी ग्लूकोज इसी का प्रकार है। ग्लूकोज को हम कहते हैं रक्त की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसे एक नाम और दिया गया है कि कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले पाचन जो ग्लूकोज का होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, इसलिए इसे शरीर का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। इसे शरीर का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ भी कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना। रक्त शर्करा हो गई, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये फल में है, ठीक है, शहद में है, आदि के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। मीठी होने के कारण फल है, शहद है, इन सब में जो शर्करा पाई जाएगी वो कौन सी होगी, मोनोसेकेराइड शर्करा होगी। इसका पहला एक उदाहरण हमने लिया है ग्लूकोज का। अगला उदाहरण हम लेते हैं इसका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, इसे फल की शर्करा भी कहते हैं, फलों में पाई जाती है इसलिए इसे फल शर्करा भी कहते हैं, इसका नाम, ठीक है ना, फ्रक्टोज का फल शर्करा भी कहते हैं इसे। और सबसे मीठी, ठीक है ना, प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। वैसे सैकरीन होता है भाई कृत्रिम, ठीक है ना। आप नोट करना चाहो तो कृत्रिम की यदि बात आएगी तो सैकरीन होता है, 2 तक तकरीबन भी 250 गुना मीठा होता है, ठीक है ना। कृत्रिम होती है सैकरीन। घर वाले बोलते हैं ना ये सैकरीन आइटम है, सैकरीन आइटम नहीं खाना चाहिए, ये आइसक्रीम सैकरीन है, ठीक है, ये गोली टॉफी 1 रुपए वाली है, 50 पैसे वाली आजकल जो आती है सैकरीन है, ये सैकरीन होता है ये, ठीक है ना, कृत्रिम है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा हो गई फ्रक्टोज, जिसे फलों की शर्करा बोलते हैं। फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है, फ्रक्टोज फ्रूट फ्रूक्टोज, ठीक है।
फलों की शर्करा। तीसरा इसका उदाहरण हम लेते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के बारे में कौन सी होगी, इसे बोलते हैं लकड़ी की शर्करा, ठीक है ना। इसे लकड़ी की शर्करा भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम एक और है कि इसे मस्तिष्क या ब्रेन, ब्रेन या मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे ब्रेन शर्करा या मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं। लकड़ी की शर्करा भी होगी ग्लैक्टोज, ठीक है ना। और वैसे ग्लैक्टोज के बारे में बात करेंगे तो चावल है, आलू है, स्टार्च जो होते हैं ना, उनके अंदर यही पाई जाती है ग्लैक्टोज ही। आलू के अंदर कह दो, चावल के अंदर कह दो, इनके अंदर यही पाई जाएगी। तो यह आपके सामने कौन सी है, मोनोसेकेराइड, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार, किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। उम्मीद है आप साथ साथ में लिख रहे होंगे, नहीं है तो कोई भैया स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, आप बाद में लिख लीजिएगा। और इसका हम दूसरा प्रकार अब हमारे सामने, मोनोसेकेराइड हो गया, और दूसरा प्रकार इसका है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का मतलब हो गया कि दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनने वाली शर्करा, ठीक है ना। डाइसेकेराइड ये किससे बनती है, दो मोनोसेकेराइड से, दो मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनती है डाइसेकेराइड, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, मीठी होती है, जल में घुलनशील होती है, ठीक है ना। इसके उदाहरण यदि हम लेंगे, इसके उदाहरण दो मोनोसेकेराइड से, ध्यान रखना यहां पर दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनेगी, तो दो मोनोसेकेराइड के अंदर मिलकर बनेगी, तो पहला हम लेते हैं माल्टोज, ठीक है। किससे बनेगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो क्या हो गई मोनोसेकेराइड इकाइयां, ग्लूकोज अभी पढ़ा है हमने क्या है, मोनोसेकेराइड है, तो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी, ये दो ग्लूकोज अणु एक साथ बनेंगे तो ये क्या हो गई, माल्टोज हो गई। और माल्टोज को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, अनाजों की शर्करा, माल्टा, ठीक है ना, जो बियर बनाने काम में आता है माल्टा, अनाजों की शर्करा, ठीक है ना, मुख्यतः अनाजों के अंदर, दो के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, माल्टोज को अनाज की शर्करा, ठीक है। नंबर दूसरा इसका जो है वो हो गया, इसका दूसरा प्रकार जो हम करेंगे वो हो गया सुक्रोज, यहां इधर ले लेता हूं मैं, ठीक है। सुक्रोज के अंदर आ जाएगा एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु, ठीक है, ये हो गई सुक्रोज, ठीक है ना। सुक्रोज दूसरा प्रकार इसका, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा, क्योंकि सुक्रोज हमें मिलता है बहुत ही मीठी होगी, क्योंकि दो मोनोसेकेराइड खुद मीठी है, दो मोनोसेकेराइड मिलते तो और मीठी होगी, तो इसे हम बोलते हैं गन्ने में उपस्थित होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, गुड़ कह दो, गन्ना कह दो, ठीक है, सुक्रोज हो गई। और तीसरा इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, वो हो गया तीसरा इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लैक्टोज, दूध की शर्करा, थोड़ा बोर्ड रब कर लेते हैं, लैक्टोज ये हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। लैक्टोज को इसे बोलते हैं दूध की शर्करा, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा होती है, और सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो होती है माता के दूध में, इसकी सर्वाधिक मात्रा मां के दूध में, इसीलिए टीवी पर ऐड दिए जाते हैं कि गर्भस्थ, ठीक है ना, गर्भवती जो होती है मां, तो उसके बाद में जब भी डिलीवरी होती है, शिशु जन्म के पश्चात सबसे पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए, ऐसा एक टीवी में ऐड आता है, ठीक है ना। वो इसीलिए आता है क्योंकि लैक्टोज दूध की शर्करा है, मां के दूध के अंदर ये क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है,
ये उदाहरण इसके 3, ठीक है। कौन कौन से हो गए? माल्टोज, माल्टोज जो के अंदर याद रह जाएगा आपको, अनाजों की शर्करा कहते हैं। सुक्रोज गन्ने की शर्करा होगी, गन्ने के जूस गर्मियों के अंदर खूब पीने को मिलता है, ठीक है। कोरोना की वजह से नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगले साल पूर्ति कर लेंगे, सुक्रोज इतनी भी कम नहीं होगी। लैक्टोज हो गई दूध की शर्करा, ठीक है ना, दूध में पाई जाती है शर्करा, और सर्वाधिक मात्रा ऐसी देखा जाए तो होती है माता के दूध में, मां के दूध के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका लेते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है इसका पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब 2 से अधिक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनी संरचना, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड। दो से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु, ठीक है। ये होती है जटिल और अघुलनशील, ठीक है। उदाहरण की यदि हम बात करेंगे तो उदाहरण हम लेते हैं सेलुलोज, ठीक है ना। सेलुलोज के बारे में ध्यान रखना, सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्रश्न आया हुआ है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, सेलुलोज के बारे में। और कोशिका भित्ति में स्थित होती है, यानी पादप शर्करा होगी, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। एक चीज का और यहां पर ध्यान रखना कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं करता, सजीव जो है जंतु पाचन नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीमक जो है वो पाचन कर लेती है, दीमक पेड़ को खा जाती है, आपको पता है ना, ठीक है ना। तो उसके आंत्र के अंदर उपस्थित पदार्थ के कारण दीमक पाचन कर लेती है, लेकिन हम नहीं कर सकते पाचन, ठीक है ना। सेलुलोज का पाचन हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आंत्र के अंदर इसका पाचन करने वाले जो पदार्थ है वो नहीं है, ठीक है ना। सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाई जाती है कि सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो है शर्करा कोई सी है, तो वो कौन सी है? सेलुलोज है प्रकृति के अंदर, ठीक है ना। दूसरा हम लेते हैं इसका उदाहरण ग्लाइकोजन। दूसरा इसका उदाहरण है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शर्करा, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं, इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर भी होता है, ठीक है ना। यकृत के अंदर या आंत्र के श्लेष्मा के अंदर जो जीव होता है, ठीक है, उसके द्वारा इसके अंदर हमारा शरीर में निर्माण भी होता है, इसीलिए इसे यकृत की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। यकृत में निर्माण, ठीक है, संचय भी होता है ग्लाइकोजन का और यकृत में निर्माण भी होता है। तीसरा हम लेते हैं इसका स्टार्च या मंड। स्टार्च कह दो या मंड कह दो, ठीक है। मुख्यतः किस में मिलेगी? चावल में है, आलू में है, ये स्टार्च या शर्करा। मंड शर्करा जो है मुख्यतः किस में मिलेगी अपने को? पादपों के अंदर कह दो, ठीक है ना। यदि पादप में संग्रहित शर्करा, अभी उदाहरण पीछे पढ़ाई है अपने, ठीक है ना। इसके भी उदाहरण जो है कौन से हो गए? आलू है, ठीक है, चावल है, इनके अंदर यानी पादप में संग्रहित शर्करा होती है। अगला हम लेते हैं पेक्टिन उदाहरण। पेक्टिन, ठीक है ना, इसे देखो पादप सीमेंट भी कहते हैं। पादप सीमेंट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कच्चे फल जो भी होते हैं ना हमारे, वो कच्चे फल क्या होते हैं? पके हुए होते हैं, टाइट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या काम करता है कि कोशिका भित्ति को और कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़ने का काम करता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए कच्चे फल जो होते हैं वो क्या होते हैं? टाइट होते हैं पेक्टिन के कारण, ठीक है। कच्चे फल कोई भी हो, ठीक है ना, वो थोड़े हार्ड होते हैं। एक होती है काइटिन। काइटिन कहते हैं कवकों की भित्ति में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है संघ जंतुओं का, उसके जितने भी जंतु हैं उनका शरीर निर्माण यानी बाहरी और आंतरिक, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का शरीर के निर्माण में ये सहायक होती है काइटिन, ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी प्रकार की शर्करा, कौन सी होगी? पॉलीसेकेराइड,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में नोट करते चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगला हम अपना टॉपिक लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं, यानी जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, वो हो गए प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है, नामकरण किया बर्जीलियस व वैज्ञानिक मुल्डर ने, ठीक है, नामकरण इसका किया गया। ठीक है, मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए चाहिए थी 75% जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है ना। शेष इसके द्वारा तकरीबन भी कुल ऊर्जा का, हमारे शरीर को जितनी भी कुल ऊर्जा आवश्यकता होती है उसका लगभग 15% भाग जो है वह हमें किससे पूर्ति मिलती है, प्रोटीन पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर देखो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित थे, तो प्रोटीन के अंदर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन उपस्थित होता है साथ में, ठीक है, नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ठीक है, लगभग 7% के अराउंड नाइट्रोजन उपस्थित होती है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन के बारे में, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कहते हैं। ये ऊर्जा उत्पादक होते हैं, शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं, ठीक है ना, शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं प्रोटीन, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि यह सबसे जटिल, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन, सबसे जटिल, ठीक है ना, लिख सकते हो इसे भी कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। और ये लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के, अमीनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त होते हैं। लगभग 20 प्रकार के एसेंशियल जो अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, 20 से 22 प्रकार के होते हैं, लेकिन 20 प्रकार के मानते हैं। उनके बहुलकीकरण से क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1 सरल प्रोटीन, ठीक है, जो केवल किससे मिलकर बनी हो, अमीनो अम्ल से, ठीक है ना, जो केवल अमीनो अम्ल से बनी हो वो क्या कहलाती है, सरल प्रोटीन। उदाहरण की बात करेंगे तो एल्बुमिन, ठीक है ना, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन। नंबर दूसरी होती है संयुग्मी। संयुग्मी में क्या हो गया कि अमीनो अम्ल के साथ में अन्य समूह जुड़ा हुआ हो कोई, ठीक है ना, अन्य समूह जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगी, संयुग्मी प्रोटीन कहलाएगी। उदाहरण इसका ले सकते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। और तीसरी हो गई व्युत्पन्न, ठीक है ना। व्युत्पन्न क्या होती है कि प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होती है ये, यानी प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होती है, ठीक है ना। वो हो गई व्युत्पन्न। व्युत्पन्न यानी इसको पैदा किया गया, व्युत्पित किया गया, व्युत्पन्न किया गया है इसको, ठीक है ना। तो ये हो गई व्युत्पन्न प्रोटीन। उदाहरण इसका हो गया पेप्टोन, ठीक है। ये हो गई 3 प्रकार की प्रोटीन। कौन कौन सी, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है ना। उदाहरण भी आ गए, एल्बुमिन आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन आ गया और पेप्टोन आ गया, ये उदाहरण भी आ गए इसके,
ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बारे में कहते हैं प्रोटीन का कोशिका अंग जो है ना, कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जो प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण करता है? तो ठीक है, इसका संश्लेषण कहां पर होगा, किस अंग के अंदर होगा? तो राइबोसोम, हमने पढ़ा है ये पिछले, ठीक है ना, पिछले क्लासों के अंदर देखा है कि इसका निर्माण कर दो या संश्लेषण कर दो तो कोशिका के किस अंग में होता है या शरीर के किस भाग में? तो राइबोसोम, ठीक है ना, क्योंकि अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था स्मूथ और खुरदरी, रफ और चिकनी, ठीक है ना, वो पढ़े थे ना इसके अंदर। तो वो राइबोसोम जिसके लगे हुए थे वो खुरदरी हो गई, यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हमारे शरीर में कौन सा अंग करता है, कोशिका अंग कौन सा है? तो वो है राइबोसोम, ठीक है ना। और प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है क्लोरेला नामक शैवाल में, ठीक है ना, प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन होती है क्लोरेला शैवाल में। और यदि खाद्य पदार्थों की हम बात करेंगे तो सोयाबीन की दाल, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक होती है सोयाबीन, ठीक है ना, ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम, सोयाबीन की दाल, ठीक है ना। गेहूं और चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लूटेनिन, ठीक है, बाल, नाखून, ठीक है, खुर, सींग, ठीक है ना, इनके अग्रभाग पर, ठीक है, जो पाई जाती है वो होती है कीरेटिन। मैं बात कर रहा हूं अग्रभाग की, जो अग्रभाग होते हैं ना, कटने वाले भाग जिन्हें हम काटते हैं, वो अग्रभाग, वो होती है कीरेटिन, यानी मृत प्रोटीन होती है। और जो पीछे का भाग होता है इन्हीं का, यानी पश्च भाग, ठीक है, उस पर पाई जाती है इलाइडीन, ठीक है ना, ये होती है जीवित प्रोटीन। और हमारे रक्त के अंदर कौन सी पाई जाती है? रक्त के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, थक्का जमाने का, और एक थक्का नहीं जमने देती है अंदर की, और एक बाहर थक्का जमाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारे रक्त में पाई जाती है, ठीक है ना। और अस्थियों के अंदर, हमारे शरीर की अस्थियों में ओशीन होती है, और उपास्थियों में कॉन्ड्रीन, ठीक है ना। ये प्रोटीन हमारे शरीर में जो मुख्य मुख्य प्रोटीन है जिन पर प्रश्न बन सकते हैं और बने हुए हैं, ये हो गया प्रोटीन के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में उतार रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा टॉपिक, अगला जो पोषक पदार्थ है वो हम लेते हैं वसा, यानी फैट। अच्छी तरह से सब वाकिफ हैं इससे, तो फैट से तो, ठीक है ना, यहाँ वीडियो में भी दिख रहा होगा फैट आपको, ठीक है ना, अच्छी तरह से वाकिफ है सबके सब। वसा, वसा वैसे पदार्थ होते हैं ग्लिसरॉल, वह वसीय अम्ल से मिलकर बनने वाले, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि तेलीय पदार्थ, ठीक है ना, चिकनाई वाले पदार्थ या चर्बी युक्त पदार्थ, कुछ भी, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? वसा कहलाते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल वसीय अम्ल से मिलकर बनते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? वसा, ठीक है। और कुल ऊर्जा का, हमारी शरीर को जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुल ऊर्जा का 30% भाग इन्हीं से प्राप्त होता है हमारे को। किससे? वसा से प्राप्त होता है, ठीक है। वसा दो प्रकार की, एक तो होती है संतृप्त वसा, जैसे कह दो जंतु वसाएं हैं ना, वो सारी क्या है, ठीक है ना, जंतु वसाएं कह सकते हैं अपन, जैसे मछली का तेल, फिश ऑयल, ठीक है। और असंतृप्त वसा,
असंतृप्त वसा में कौन सी आ गई? पादप वसाएं। ठीक है, उदाहरण लेंगे हम, नारियल का तेल है जैसे। ठीक है, ये सब क्या हो गई? ठीक है ना। और इनका संश्लेषण कहाँ होता है? इनका संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ऊर्जा पावर हाउस कहते हैं ना कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है ना। और क्या करते हैं? त्वचा के नीचे जमाव करते हैं ये, त्वचा के नीचे जमे हुए तापरोधी होते हैं, उष्मारोधी होते हैं, शरीर में क्या करते हैं? तापांतर का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया हमारा वसा के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए इनको। ठीक है ना, साथ साथ में संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, वसा के बारे में। अगला हम अपना टॉपिक लेते हैं विटामिन। लघु पोषक तत्व में आते हैं विटामिन वैसे तो। ठीक है ना, विटामिन। खोज वैज्ञानिक लूनिन के द्वारा की गई, और इस खोज का समर्थन जो किया वो इज़कमान ने किया। इन्होंने सबसे पहले चावल के छिलके से जो है ना, बेरी बेरी चावल के छिलके से विटामिन B1 प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने समर्थन भी किया इसका, लूनिन का। और नाम जो है वह हॉपकिंस और फंक, दो वैज्ञानिक थे जो नाम का निर्धारण किया, लेकिन विटामिन शब्द जो सबसे पहले जो बोला वो था फंक, इसीलिए नाम फंक के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, 1881 में, 1897 और 1912 में। 1911-12 में वैसे हॉपकिंस भी है साथ में, लेकिन श्रेय जो है वो फंक को जाता है। ठीक है, तो ये नामकरण जो किया गया वो फंक के द्वारा किया गया। ये था विटामिन के बारे में छोटी सी बात। ठीक है ना। ऊर्जा उत्पादक होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? रक्षक तत्व भी कहते हैं। इन्हें रक्षक तत्व या वृद्धि तत्व भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन्स को लघु पोषक तत्व होते हैं ये विटामिन्स। ठीक है ना। और शरीर में इनका संचय नहीं होता है, संचय नहीं होता है, केवल विटामिन ए का होता है भाई। ठीक है ना, उसका संचय होता है, बाकी का संचय नहीं होता है इनका, इसका संचय नहीं होता है। विटामिन जो है वो दो प्रकार के, ठीक है ना, घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के। एक तो होते हैं जल में घुलनशील, और दूसरे हो गए अघुलनशील। ठीक है ना। तो जल में घुलनशील तो कौन से हो गए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अंदर हो गया विटामिन सी और विटामिन बी, जो कि अघुलनशील होते हैं। ठीक है ना, ये हो गए विटामिन जल में घुलनशील ए, डी, ई, के, और अघुलनशील हो गया सी और बी। अब हम सबसे पहले लेते हैं विटामिन, 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर 1 लेते हैं वो हम लेते हैं विटामिन ए। ठीक है, रासायनिक नाम कोष्टक में लिख रहा हूं, रेटिनॉल कह दो या केरोटीन। ठीक है ना, रासायनिक नाम। स्रोत गाजर है, ठीक है, पालक है, ठीक है, बाकी अंडा मांस तो वो तो सब में आना है। ठीक है ना, गाजर है, पालक है, ठीक है ना, गाय का दूध है, ठीक है, मछली, ये सब इसके क्या हो गए? प्राप्ति स्रोत हो गए। इसे हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है ना। और रोग क्या होता है इसकी कमी से? ठीक है ना। हाँ, वैसे एक बात और इसकी यहाँ लिख सकते हो आप कि ये संचय किया जा सकता है, संचय होने वाला। ठीक है ना, ऐसा विटामिन है जिसका हमारे शरीर में क्या हो सकता है? संचय हो सकता है। ठीक है ना, सर्वाधिक संचित। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया? विटामिन ए। और रोग इसकी कमी से कौन से होंगे?
रोग कौन कौन से होगा? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। रतौंधी रोग में क्या होता है कि हमारी आंख के अंदर शंकु और श्लाका दो वर्णक होते हैं भाई, ठीक है ना। शंकु और श्लाका हमारी आंख में होते हैं। शंकु वर्णक तो कहते हैं रंगों में विभेद, और श्लाका वर्णक क्या करते हैं? हमें कम रोशनी में, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता, यानी अंधेरे में कह दो या फिर कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं? कम रोशनी में देखने के लिए विजिबल हमारी सहायता करते हैं श्लाका वर्णक। तो इन श्लाका वर्णों के में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है, कमी आ जाती है, इसलिए क्या नाइट ब्लाइंडनेस नाम से भी यही प्रतीत होता है, रतौंधी। दूसरा जो इसका रोग होता है वो है जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। इसमें क्या होती है कि रेटिना जो है वो शुष्क हो जाता है, आंख का रेटिना शुष्क हो जाता है। और तीसरा रोग जो होता है वो होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग से संबंधित है, त्वचा शुष्क हो जाती है, ठीक है ना। ये हो गया डर्मेटाइटिस। तो संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए आ गया, ठीक है। गाजर, पालक, गाय का दूध है, मछली है, सर्वाधिक संचय इसी का हो सकता है। रतौंधी है, जीरोफ्थेल्मिया और डर्मेटाइटिस, इसके द्वारा होने वाले रोग। नेक्स्ट लेते हैं जल में घुलनशील ही विटामिन लेते हैं। दूसरा कौन सा है भाई? विटामिन डी, ठीक है। दूसरा विटामिन हो गया है विटामिन डी। रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरोल, विटामिन डी, ठीक है। इसे धूप का विटामिन, ठीक है, या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी त्वचा के अंदर, ठीक है, पदार्थ होता है इरिगोट्स, वो क्या करता है कि इसको क्या करता है कि विटामिन डी में बदल देता है। सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें उसके माध्यम से परिवर्तन होता है, इसलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। स्रोत इसके क्या हो गए? ठीक है ना। इसके स्रोत वही है, एक तो हो गया सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है ना। इसके अलावा क्या स्रोत हो जाएगा और विटामिन डी का? ठीक है ना, मछली है, आयोडीन युक्त नमक है, जो भी विटामिन डी के लिए, ठीक है ना, मछली है, ये सब। इसलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की वजह से इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। रोग इसकी कमी से, एक तो होता है रिकेट्स, ठीक है ना, इसे बच्चों का सूखा रोग कहते हैं। बच्चों में अस्थियां जो है कमजोर भंगुर हो जाती है, इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये होता है वयस्कों के अंदर, ठीक है ना, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क या वृद्धावस्था के अंदर, ठीक है ना। वृद्धावस्था के अंदर क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो ये रोग होता है, ठीक है ना। बाजार के अंदर अपने सार्वजनिक जो जिला चिकित्सालय हैं या जो CHC है, PHC है, वहां पर क्या है, पाउच भी मिलता है कैल्सीफेरोल के नाम का, ठीक है ना, अस्थियों से संबंधित बीमारियों के लिए, ठीक है। एक रोग और हो जाता है इसके अंदर, टिटेनी, ठीक है ना, टिटेनी। इसमें क्या होती है कि पेशियों में ऐंठन आती है। पेशियों में ऐंठन आने का कारण देखो ये भी है, और एक लैक्टिक एसिड भी है। अवायवीय शोषण के द्वारा होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, वहां पर भी ऐंठन आ जाती है पेशियों में, ठीक है। राजस्थान के अंदर इधर अपने मारवाड़ी भाषा के अंदर जो है वो बोलते हैं बाहिटा आना, ठीक है ना। तो वो बाहिटे क्या होते हैं? इसी के अंदर टिटेनिक, ठीक है ना। ये अलग रोग है, लेकिन वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है ना। जहां पर लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है वहां पर पेशियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है ना। ये हो गया विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट हम लेते हैं विटामिन ई, सौंदर्य का विटामिन कहते हैं भाई, टोकोफेरोल, ठीक है ना, सुंदरता का विटामिन, बाल धोले होना, ठीक है ना, बाल धोड़ा,
सफेद होना बालों का, ये किस कारण से होता है? विटामिन ई। तीसरा हम लेते हैं विटामिन ई, ठीक है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को, ठीक है ना। ये प्रजनन में सहायक होता है, ठीक है ना, इसलिए इसे वंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे प्रजनन में सहायक होता है, इसलिए इसे वंध्यता रोगी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई, ठीक है ना। और प्राप्ति स्रोत के बारे में यदि बात करेंगे तो कौन सा हो गया? अंकुरित अनाज है, ठीक है ना, अंकुरित अनाज, ठीक है ना, मछली है आदि, इनसे क्या हो जाएगा? ये प्राप्त होता है हमारे को। और रोग इसमें क्या हो जाएगा कि प्रजनन क्षमता जो है वो नष्ट होती है इसकी कमी की वजह से, ठीक है ना। ये हो गया विटामिन ई। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ में नोट करते रहिए। अगला विटामिन हम लेते हैं अपना विटामिन के, चौथा नंबर 4 विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के। ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंटी हेमरेजिक, हेमरेजिक या रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं, रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्राप्ति स्रोत इसके यदि बात करें तो हरी सब्जियां, ठीक है, अंकुरित अनाज, बाकी मांसाहारी पदार्थ तो है, ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए? प्राप्ति स्रोत। इसकी कमी से क्या रोग क्या होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी रक्त स्त्राव चालू रहता है, ठीक है। ये हो गया विटामिन के बारे में, ठीक है। अगला हम विटामिन लेते हैं, जल में अघुलनशील आ गया है इस बार, कौन सा? विटामिन सी, नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी खट्टे पदार्थ जो भी हैं, खट्टे खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, जैसे नींबू है, ठीक है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आंवला है, आंवला ले लो, ठीक है ना, ये विटामिन सी। इस बार इसके बारे में एक बात कॉमन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है एसएससी के लिहाज से, कि ये कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, ठीक है ना, कौन सा है? विटामिन सी, ठीक है ना, सबसे पहले विटामिन खोजा गया। इसे संज्ञा दी जाती है ऐसे कि सबसे पहले ये खोजा गया विटामिन सी है, ठीक है ना। और इससे होने वाला रोग जो है वो है स्कर्वी। प्राप्ति स्रोत तो यहीं पर आ गए, खट्टे पदार्थ ही आ गए, बस रोग इसकी कमी से होता है वो है स्कर्वी, ठीक है ना। इस रोग में क्या होता है कि घाव नहीं बढ़ते हैं, चोट लगने पर जो घाव होते हैं उनमें घाव में भराव नहीं होता है, घाव में भराव नहीं होता है, ठीक है ना। ये रोग हो गया स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसमें अंदर आ गया पहला विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1। रासायनिक नाम इसका हो गया थाइमीन, ठीक है, रासायनिक नाम इसका हो गया थाइमीन।
प्राप्त इसको आपको ही पता है, स्रोत के अंदर भी बताया था कि इजिकमान ने किससे प्राप्त किया, चावल की छिलन से, तो चावल की छिलन होगी, ठीक है ना, थायमीन, चावल की छिलन से प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। और मांस है, मेवा है, इनसे भी प्राप्त होता है, मांस से, मेवा आदि से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, वो होगा बेरी बेरी, रोग होगा बेरी बेरी, ठीक है ना। बेरी बेरी में क्या होता है कि हृदय का आकार जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, और हृदय घात हो जाता है, यानी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, हृदय घात हो जाता है। ये हो गया बेरी बेरी रोग, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B2, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। प्राप्ति स्रोत राइबोफ्लेविन के हम लिखेंगे, ठीक है ना। विटामिन B2 प्राप्ति स्रोत, थोड़ा सा जल ले लेते हैं। प्राप्ति स्रोत हो गया, पनीर है, ठीक है, हरी सब्जियां है, साबुत अनाज है, ठीक है ना, ये इसके प्राप्ति स्रोत हो गए। और कमी से होने वाला रोग वो होता है किलोसिस, ठीक है ना। किलोसिस में क्या होती है कि त्वचा के किनारे जो है ना होठ है, ठीक है, एड़ियां है, त्वचा के किनारे जो है ना वो क्या होते हैं, फट जाते हैं, त्वचा के किनारे फटना, ठीक है ना। वो कौन सा रोग हो गया, किलोसिस रोग हो गया, मुंह में छाले हो जाना, ठीक है, होठ फटना, ठीक है, ये जो किसके लक्षण है, ये किलोसिस के लक्षण है। तीसरा है विटामिन B3, ठीक है, नियासिन, या विटामिन PP भी कहते हैं भाई, इसे नया नाम, ठीक है ना, विटामिन PP भी या नियासिन इसे कहते हैं, ठीक है ना। विटामिन B3 प्राप्ति स्रोत इसका कौन सा हो गया, दूध है, प्राप्ति स्रोत के अंदर दूध है, मटर है, ठीक है, मेवा है, ठीक है, बाकी और मांसाहारी जो पदार्थ है उनके अंदर सब में ही होता है, ठीक है ना, केवल सी को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब में है, ठीक है, विटामिन B3। और रोग कौन सा होगा, पेलेग्रा, इसकी कमी से होने वाला रोग वो हो गया पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग के अंदर क्या होता है भाई, ठीक है ना, कि त्वचा जो है वो क्या हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, जैसे अपन त्वचा के ऊपर खरूट मारवाड़ी भाषा के अंदर बोलते हैं, तो त्वचा पर क्या है कि पपड़ियां जमना, ठीक है ना, वो होता है पेलेग्रा रोग, त्वचा पर पपड़ी जमना, ठीक है ना, ये हो गया पेलेग्रा रोग। साथ साथ में लिखते चलिए, या स्क्रीनशॉट को लेना चाहिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन B6, ठीक है, रासायनिक नाम हो गया पाइरिडॉक्सिन, ठीक है ना। प्राप्ति स्रोत जो है चॉकलेट है, बहुत पसंद हो गया ना, मूंगफली है, ठीक है, फल हैं, ये सब क्या है इसके प्राप्ति स्रोत हैं। और रोग इसमें क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि जो है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और विभिन्न प्रकार के त्वचा से संबंधित रोग भी हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं विटामिन B9, रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। प्राप्ति स्रोत, इसके प्राप्ति स्रोत कौन कौन से हो गए भाई,
ठीक है। फली गवार की जो है फलियां है, चौला है, मोठ, मूंग की फली, जो भी हो फलियां जो है, पालक है, ये सब हो गए। फली है, पालक है, ठीक है। बाकी मांसाहारी तो खैर होना ही होना है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, प्राप्ति स्रोत हो गए। फली कर दो, पालक कर दो, सोयाबीन है, ठीक है। और रोग, ये क्या काम करता है कि रक्त की कमी करता है, तो इसकी सहायता से रक्त की कमी नहीं होगी जब खाएंगे तब, ठीक है। नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी, एनीमिया रोग, ठीक है। नहीं, रक्त अल्पता, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वह है विटामिन B12। रासायनिक नाम है साइनो कोबालमीन। कोबालमीन नाम किसकी वजह से है, क्योंकि इसमें क्या पा जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, साइनो कोबालमीन। कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। प्राप्ति स्रोत, ठीक है। प्राप्ति स्रोत के अंदर क्या हो गया, दूध, पनीर, अंडा, पनीर है, दूध है, अंडा है, ये सब क्या हो गए, इसके प्राप्ति स्रोत हो गए, ठीक है। और रोग इसकी कमी से क्या होगा, ये भी क्या करता है, एनीमिया रोग को ही बढ़ावा देता है। तो पर्नीशियस एनीमिया रोग हम कह सकते हैं, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया, इससे भी रक्त में कमी ही आती है। तो ये आपके सामने जो हमने पढ़ा वो था एकदम से शॉर्ट और सिंपल ट्रिक के अंदर पोषण के बारे में, ठीक है। पोषण से संबंधित आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े, ठीक है। प्रोटीन है, वसा है, ठीक है, और विटामिन, ये सारे हमने जो मुख्य पोषक पदार्थ जो हैं शरीर के अंदर आवश्यक, वो सारे एक साथ हमने पढ़े, ठीक है। आपके सामने मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपने अध्ययन को निरंतर रखिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ नमस्कार।